हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर में हो या सोल में हो, सेमेस्टर 3 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं इस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जो भी यूनिट आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, उनके अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। एक यूनिट की हो सकता है 2-3 वीडियोस मिल जाए, लेकिन सारी चीजें आपको उनमें डिटेल में कवर मिल जाएंगी। जिन नोट्स से मैं आपको ये वीडियो में कवर करवाऊंगा, वो सारे नोट्स पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी फ्री कंटेंट होता है वो आपको वहां अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लेबलिंग का। लेबलिंग रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक अप्लाइड टू पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर जो जो इंफॉर्मेशन दी जाती है और ग्राफिक्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो कहलाती है आपकी लेबलिंग। इट प्ले अ की रोल इन कम्युनिकेटिंग एसेंशियल डिटेल टू कंज्यूमर। ये किस चीज में हेल्प करती है? कंज्यूमर को एसेंशियल डिटेल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। लेबलिंग कितने टाइप की होती है? सबसे पहले प्रोडक्ट लेबल होता है, मतलब लेबल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज नेम, डिस्क्रिप्शन एंड बेनिफिट। ऐसा लेबल जो कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन और बेनिफिट, ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट लेबल। एग्जाम्पल आप रीड करिएगा। पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड इट्स की फीचर। ये किस चीज में हेल्प करता है? कंज्यूमर को ये बताता है क्या प्रोडक्ट है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी लेबल। लेबल दैट कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। ऐसा लेबल जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है और जो जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में, एक पैकेजिंग के ऊपर देनी होती है, उस चीज में हेल्प करता है, वो कहलाता है रेगुलेटरी लेबल। पर्पस क्या होता है? इंश्योर कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन एंड प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर सेफ्टी। कंज्यूमर सेफ्टी के लिए, लॉ और रेगुलेशन कंप्लायंस के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? रेगुलेटरी लेबल प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है ब्रांड ब्रांड लेबल। लेबल दैट कम्युनिकेट द ब्रांड आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। ऐसा लेबल जो ब्रांड की आइडेंटिटी के बारे में कम्युनिकेट करता है कंज्यूमर को और एक प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, वो कहलाता है आपका ब्रांड लेबल। नेक्स्ट आता है प्रमोशनल लेबल। लेबल दैट यूज टू हाईलाइट स्पेशल प्रमोशन, डिस्काउंट और न्यू फीचर। ऐसा लेबल जो एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ स्पेशल प्रमोशन को हाईलाइट करता है, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट है या कोई न्यू फीचर है, उसके बारे में बताता है, वो कहलाता है प्रमोशनल लेबल। इसका पर्पस क्या होता है? अट्रैक्ट अटेंशन एंड इनकरेज परचेज थ्रू स्पेशल ऑफर और न्यू प्रोडक्ट फीचर। ये क्या करता है? अटेंशन अट्रैक्ट करता है और इनकरेज करता है कंज्यूमर को कि वो नए ऑफर की वजह से या नए डिस्काउंट की वजह से प्रोडक्ट को परचेज कर ले। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन लेबल। लेबल दैट प्रोवाइड एडिशनल डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट यूज, बेनिफिट और ओरिजिन। ऐसा लेबल जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करवाता है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और उसका ओरिजिन क्या है, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन लेबल। इसका पर्पस क्या होता है? एनहांस कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल लेबल्स। लेबल्स दैट इंडिकेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और पैकेजिंग। ऐसा लेबल जो एनवायरमेंटल के ऊपर उस प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है प्रोडक्ट की, इन चीज के बारे में बताए, वो कहलाता है एनवायरमेंटल लेबल। इसका पर्पस क्या होता है? अपील टू एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ऐसे कंज्यूमर जो इको कॉन्शियस हैं, उनको एक तरीके से अट्रैक्ट करना और इन्वायरमेंट के ऊपर इस प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, इस इम्पैक्ट को बताना, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं लेबलिंग के? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आता है। क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट।
लेबलिंग किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोडक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करने में और दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। फिर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज इंग्रेडिएंट, यूजेज इंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी वार्निंग। लेबलिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्ट के, क्या क्या उसकी यूजेज किस तरीके से यूज़ करना है और क्या क्या उसमें सेफ्टी वार्निंग्स हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग इंक्लूडिंग एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। और किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोडक्ट की कंप्लाई करने में लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, कि लीगली जो जो चीज़ें जरूरी हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर होना, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं या नहीं, ये भी इस चीज़ में हेल्प करता है। फिर मार्केटिंग में तो अट्रैक्ट एंड इंगेज कंज्यूमर थ्रू अपीलिंग डिजाइन एंड परचेसिव मैसेजिंग। ये किस चीज में और हेल्प करता है? मार्केटिंग में नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फिर ट्रेसेबिलिटी, अलाउ फॉर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ रिकॉल्स और क्वालिटी इशू। रिकॉल्स और क्वालिटी इशू के टाइम पर प्रोडक्ट को ट्रेस करने में हेल्प करता है कि हमने सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया था या नहीं करवाया था, इस चीज में हेल्प मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज डिजाइन टू असिस्ट कंज्यूमर इन यूजिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में कई सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, कई सारे रिसोर्स आ जाते हैं जो कि किस लिए डिजाइन करे जाते हैं? एक कंज्यूमर को जिसने प्रोडक्ट खरीदा है, ड्यूरिंग द यूजिंग द प्रोडक्ट, मेंटेनिंग द प्रोडक्ट एंड ट्रबल शूटिंग अ प्रोडक्ट, इस चीज में ये हेल्प करते हैं कि प्रोडक्ट को यूज करते टाइम या प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो भी एक कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज कहलाता है। These services are essential for enhancing customer satisfaction, build brand loyalty and ensuring the longevity and effectiveness of product। ये सर्विसेज किस लिए जरूरी हैं? इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बनता है, इनहांस होता है, ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड होती है और इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, कौन कौन से टाइप की प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज होती हैं? सबसे पहले कस्टमर सर्विसेज, तो असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, परचेज करने के ड्यूरिंग और परचेज करने के बाद जो जो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है कंज्यूमर को, वो कहलाती है कस्टमर सर्विसेज। इसका पर्पस क्या होता है? एड्रेस कस्टमर इंक्वायरी, रिजॉल्व इशू एंड प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर की जो भी इंक्वायरी है उन्हें एड्रेस करना, इश्यूज को रिजॉल्व करना और एक प्रोडक्ट के बारे में जो जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट आता है टेक्निकल सपोर्ट, तो स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस फॉर टेक्निकल इशू रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑपरेशन और परफॉर्मेंस। टेक्निकल सपोर्ट में किसी प्रोडक्ट में अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसका पर्पस क्या होता है? हेल्प कस्टमर रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी एंड टेक्निकल एस्पेक्ट। एक प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जो भी इशू होता है उसे सॉल्व करने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल सपोर्ट हेल्प करता है। नेक्स्ट आती है वारंटी सर्विसेज, तो कवरेज प्रोवाइड टू रिपेयर और रिप्लेस अ प्रोडक्ट इफ इट फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। वारंटी सर्विसेज में क्या आ जाती है आपकी? एक प्रोडक्ट में अगर कोई इशू आ जाता है परचेज करने के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, तो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करना या रिपेयर करना वो कहलाता है वारंटी सर्विसेज। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड अश्योरेंस टू कस्टमर दैट दे विल सपोर्टेड इफ द प्रोडक्ट मेल फंक्शन और रिक्वायर रिपेयर। इसका पर्पस ये होता है कि कंज्यूमर को अश्योरेंस देना कि अगर प्रोडक्ट में कोई कमी निकलती है या प्रोडक्ट सही से वर्क नहीं करता है तो उसको या तो रिपेयर करा जाएगा या फिर रिप्लेस करा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मेंटेनेंस, तो रेगुलरली अपकीप एंड सर्विस रिक्वायर्ड टू कीप अ प्रोडक्ट इन गुड वर्किंग कंडीशन। प्रोडक्ट मेंटेनेंस में क्या आता है? एक रेगुलर ड्यूरेशन पर एक प्रोडक्ट की सर्विसेज करवाते रहना है जिससे वो प्रोडक्ट अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहे, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट मेंटेनेंस। इसका पर्पस क्या होता है? इंश्योर दैट प्रोडक्ट कंटिन्यू टू परफॉर्म ऑप्टिमली एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन। इसका पर्पस ये होता है कि एक प्रोडक्ट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से परफॉर्म करता रहे और जो उसका लाइफ स्पैन है वो भी एक्सटेंड हो जाए। नेक्स्ट आता है रिपेयर सर्विसेज, सर्विसेज ऑफर टू फिक्स और रिप्लेस डिफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में अगर कोई कंपोनेंट डिफेक्टिव हो जाता है तो उस डिफेक्टिव कंपोनेंट को सही करना या फिर रिप्लेस करना, वो चीज कहलाती है रिपेयर सर्विसेज। इसका पर्पस क्या होता है? एड्रेस इशू दैट रिक्वायर फिजिकल रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। एक पार्ट को रिपेयर करना या रिप्लेस करना, ये इसका पर्पस होता है।
नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन सर्विसेज, तो असिस्टेंस विद सेटिंग अप और इंस्टॉलिंग अ प्रोडक्ट एट कस्टमर लोकेशन। कोई ऐसे प्रोडक्ट हैगा जिसे इंस्टॉल करके देना है, तो ऐसी सर्विस जिससे क्या हो कस्टमर की लोकेशन पर उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करा जाता है, सेटअप करा जाता है, वो कहलाता है आपका इंस्टॉलेशन सर्विसेज। इसका पर्पस क्या होता है? इंश्योर प्रॉपर सेटअप एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमाइजिंग कस्टमर एफर्ट एंड पोटेंशियल इशूज। ये ध्यान देना कि प्रोडक्ट सही तरीके से सेटअप हो जाए और फंक्शन करने लगे और जिससे कस्टमर को कम से कम एफर्ट लगाने पड़े, वो कहलाता है इंस्टॉलेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो रिसोर्सेज एंड सेशन प्रोवाइडेड टू हेल्प कस्टमर अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द प्रोडक्ट इफेक्टिवली। एक प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है उसकी जब सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एजुकेशन दी जाती है, वो कहलाता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसका पर्पस क्या होता है? इनहांस कस्टमर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी लीडिंग बेटर यूज एंड फ्यूअर सपोर्ट इशू। कस्टमर की जो नॉलेज है और प्रोफिशिएंसी है उसे बढ़ाना, जिससे क्या हो कस्टमर उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से यूज करे, वो कहलाता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक एंड फॉलो अप, तो प्रोसेस फॉर गैदरिंग कस्टमर फीडबैक एंड फॉलोइंग अप ऑन देयर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक ली जाती है कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, जिससे क्या हो उस प्रोडक्ट में जो जो नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत पड़े वो चेंजेस किए जा सके, वो कहलाता है कस्टमर फीडबैक एंड फॉलो अप सर्विसेज। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो डिजिटल टूल एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू कस्टमर फॉर सेल्फ हेल्प एंड सपोर्ट। डिजिटल टूल या फिर इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल होती है कस्टमर को ऑनलाइन, जिससे क्या हो वो खुद ही कोई छोटा मोटा इशू हो तो उस सपोर्ट सर्विस पर बात करके सॉल्व कर सके, वो कहलाता है ऑनलाइन रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट सर्विसेज, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एक्सचेंज ऑफ फॉल्टी और अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट विद अ न्यू और रिफर्बिश्ड वन। ऐसा प्रोडक्ट जो कि फॉल्टी हो निकल गया है, मतलब सही से काम नहीं कर रहा है या खराब निकल गया है, उसे रिप्लेस करना नए प्रोडक्ट के साथ या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के साथ, वो कहलाता है आपका रिप्लेसमेंट सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। ये जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज है इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर है उसके सेटिस्फेक्शन को एनहांस करना, जिससे क्या हो किसी भी तरीके का अगर उन्हें कोई इश्यू है, कोई कंसर्न है, उसे सॉल्व किया जा सके, वो कहलाता है इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, तो क्रिएट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर इनकरेजिंग देम टू रिमेन लॉयल टू ब्रांड। कंज्यूमर के अंदर कस्टमर के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, जिससे क्या हो वो ब्रांड के लिए लॉयल रहे, वो कहलाता है बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट रिटर्न, हेल्प कस्टमर रिजॉल्व इशू विदाउट द नीड टू रिटर्न द प्रोडक्ट। ये क्या किस चीज में हेल्प करता है? कि कस्टमर को प्रोडक्ट को रिटर्न ना करना पड़े, वो इसकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज की मदद से उसमें जो भी इशू हो उसे सॉल्व कर दिया जाए, इस चीज में भी हेल्प करता है। फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट लॉन्गेटिविटी, तो प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज दैट एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ स्पेन। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है जिससे क्या हो, ऐसी रिपेयर सर्विसेज और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है जिससे प्रोडक्ट की लाइफ स्पेन बढ़ जाए, ये भी इसका एक पर्पस होता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट यूज, कस्टमर को असिस्ट करना कि किस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट को यूज करना है, इस चीज में भी हेल्प करता है। फिर प्रोवाइडिंग पीस ऑफ माइंड, तो ऑफर अश्योरेंस टू कस्टमर दैट दे विल रिसीव सपोर्ट इफ इशू रेज। कस्टमर को ये अश्योरेंस प्रोवाइड करवाना कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्हें हेल्प मिलेगी, वो चीज में हेल्प करता है ये। फिर गैदरिंग कस्टमर इनसाइट्स, कस्टमर की इनसाइट्स कलेक्ट करने में हेल्प करता है कि उन्हें प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा। फिर इंश्योरिंग कंप्लायंस, जो भी रेगुलेटरी नीड्स वगैरह होती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना होता है, उस चीज में भी ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज की। जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? वही सारी इंपॉर्टेंस है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। सबसे पहले कस्टमर को रिटेन करना, मतलब ऐसी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है जिससे क्या हो कस्टमर को ये ना लगे कि हाँ हमने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया, जिससे क्या होता है कस्टमर रिटेन रहता है और बार बार आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है, मतलब जब एक एक्सीलेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर देगी, जिससे क्या होता है आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है, अगर अच्छी हाई क्वालिटी की सपोर्ट सर्विसेज मिलेगी तो इससे क्या होता है पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट होती है और इससे कंज्यूमर का परसेप्शन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो अच्छी सपोर्ट सर्विस होगी अगर तो उससे क्या होगा, जो रिटर्निंग होती है प्रोडक्ट की वो कम से कम होगी, कंप्लेन अच्छे से हैंडल की जा सकेंगी और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से उन्हें मीट आउट किया जा सकेगा।
फिर रेवेन्यू जनरेशन में भी हेल्प करता है। तो सपोर्ट सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सटेंडेड वारंटीज वगैरह जो होती हैं वो प्रीमियम सर्विसेज जनरेट करने में हेल्प करती हैं और एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करवाती हैं कंपनी का, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड बाय कंपनी टू क्रिएट एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं और उसे इंट्रोड्यूस करती हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेज ईच विद स्पेसिफिक गोल एक्टिविटी डिजाइन टू इंश्योर दैट न्यू प्रोडक्ट मीट कस्टमर नीड, अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड अचीव मार्केट सक्सेस। ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का होता है, ये काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हर स्टेज के अपने अलग स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, अलग एक्टिविटीज़ होती हैं और जिनका पर्पस क्या होता है कि जो नया प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स को पूरा करे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करे और साथ में मार्केट सक्सेस अचीव करने में भी हेल्प करे। ठीक है, तो पहली स्टेज आती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आइडिया जनरेशन। टू जनरेट अ ब्रॉड इमेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, सबसे पहले आपको आइडिया जनरेट करना होता है कि आपको क्या प्रोडक्ट जनरेट करना है या बनाना है। एक्टिविटीज क्या क्या आती हैं इसके अंदर, इंटरनल सोर्सेज मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, R&D टीम, एम्प्लॉय सजेशन, एम्प्लॉय से सजेशन लेना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से कम्युनिकेट करना। एक्सटर्नल सोर्सेज के आप कर सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और इंडस्ट्री ट्रेंड देखकर। क्रिएटिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं, आइडिया मैनेजमेंट सिस्टम का, इनोवेशन लैब्स का और क्राउड सोर्सिंग का। इन सारी मदद एक्टिविटीज की मदद से आप क्या करते हैं, एक आइडिया को जनरेट करते हैं। फिर आता है आइडिया स्क्रीनिंग। तो टू इवेल्युएट एंड फिल्टर आइडिया टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोमिसिंग वन। अब आपके पास कई सारे आइडियाज आते हैं, उसमें से आप सबको फिल्टर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और उसमें से जो सबसे अच्छा आइडिया होता है उसे चूज करते हैं। ये किसकी मदद से करते हैं, किन एक्टिविटीज की, सबसे पहले आप क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं, मतलब फिजिबिलिटी देखते हैं, मार्केट पोटेंशियल देखते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें चेक करते हैं। इवेल्युएशन का प्रोडक्ट इवेल्युएशन टूल्स का यूज करते हैं, मतलब स्वॉट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीजें करते हैं। फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, आप क्रॉस फंक्शनल टीम से रिव्यू लेते हैं, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आइडियाज देखते हैं, ये सारी चीजें की मदद से आप क्या करते हैं, आइडिया की स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। टू डेवलप डिटेल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड टेस्ट देम विद द टारगेट कस्टमर। फिर आप क्या करते हैं, एक जो प्रोडक्ट हैगा उसका प्रोडक्ट कंसेप्ट डेवलप करते हैं और उसे टेस्ट करते हैं टारगेटेड कस्टमर के साथ में। ये किस चीज की मदद से करते हैं, आप कंसेप्ट डेवलपमेंट का यूज करते हैं, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, स्केचेस तैयार करते हैं, प्रोटोटाइप्स तैयार करते हैं प्रोडक्ट के, कंसेप्ट टेस्टिंग करते हैं, मतलब फोकस ग्रुप कंडक्ट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, बीटा टेस्ट करते हैं, फिर रिफाइनमेंट करते हैं, मतलब कंसेप्ट बेस्ड कस्टमर को एडजस्ट करते हैं, उनके इनसाइट्स और फीडबैक लेते हैं। इनकी मदद से आप क्या करते हैं, कंसेप्ट डेवलप करते हैं और टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेज बिजनेस एनालिसिस की, मतलब टू असेस द पोटेंशियल मार्केट सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसकी क्या मार्केट सक्सेस का रेट है और क्या कितना वो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकता है। ये किसकी मदद से करते हैं, आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, मतलब मार्केट साइज को एस्टिमेट करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल एस्टिमेट करते हैं और टारगेटेड ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करते हैं, मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करते हैं, ROI, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीजें। रिस्क असेसमेंट का यूज करते हैं, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, मतलब टू डिजाइन डेवलप एंड रिफाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन चूजन कंसेप्ट। अब आपने जो कंसेप्ट बनाया था उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, डेवलप करना और रिफाइन करना है। ये किस चीज की मदद से करते हैं, आप प्रोडक्ट डिजाइन की मदद से, मतलब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे, प्रोटोटाइप्स क्रिएट करेंगे और इटरेशन डिजाइन करेंगे। फिर इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग करेंगे, मतलब बिल्ड एंड टेस्टिंग करेंगे प्रोटोटाइप की, जिससे आपको क्या पता लगे कि फंक्शनैलिटी सही से कर रहा है प्रोडक्ट या नहीं कर रहा, सेफ्टी स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें। फिर डेवलपमेंट की मदद लेते हैं, आप फाइनलाइज करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन को, प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सारी चीजें कंप्लायंस इंश्योर मीट आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज का ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी मार्केट टेस्टिंग की। तो टू टेस्ट द प्रोडक्ट इन रियल मार्केट एनवायरनमेंट बिफोर फुल स्केल लॉन्च। एक प्रोडक्ट को पूरी तरीके से लॉन्च करने से पहले आप क्या करते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर उसे टेस्ट करते हैं। ये किस चीज की मदद से, टेस्ट मार्केटिंग का यूज करते हैं आप, मतलब प्रोडक्ट को सिलेक्टेड मार्केट्स में यूज करते हैं, कुछ टारगेटेड कस्टमर ग्रुप के पास, या फिर आप इवेल्युएशन करते हैं, मतलब फीडबैक गैदर करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, कस्टमर की एक्सेप्टेंस और सेल्स वगैरह कैसी है, ये चीजें देखते हैं। फिर आप एडजस्टमेंट का यूज करते हैं, मतलब जो इन सारे टेस्ट की बेसिस पर आपको जो जो फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एडजस्टमेंट करते हैं प्रोडक्ट में। नेक्स्ट स्टेप आता है कमर्शियलाइजेशन। तो टू प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूट द फुल स्केल लॉन्च। कमर्शियलाइजेशन में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पूरी तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। अब ये किसकी मदद से होता है, लॉन्च प्लानिंग की मदद से, मतलब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स बनाते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज देखते हैं, फिर आप प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करते हैं और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट के अंदर। फिर आप लॉन्च एग्जीक्यूशन की मदद लेते हैं, जिसमें आप मार्केटिंग कैंपेन इंप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं इनिशियल परफॉर्मेंस को और मैनेज करते हैं प्रोडक्ट रोल आउट को। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पोस्ट लॉन्च इवैल्यूएशन टू असेस द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। फिर आप क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसे असेस करते हैं लॉन्च करने के बाद, और उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत होती है तो आप वो एडजस्टमेंट भी करते हैं। ये किसकी मदद से करते हैं आप, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की मदद से, मतलब सेल्स डाटा को ट्रैक करते हैं, कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, मार्केट ट्रेंड को देखते हैं, इसकी मदद से करते हैं। रिव्यूज लेते हैं, मतलब आप प्रोडक्ट की सक्सेस को इवेल्युएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज को जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब ऑनगोइंग एडजस्टमेंट करते रहते हैं प्रोडक्ट के अंदर कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। ठीक है। Next concept is product life cycle. The product life cycle is a concept that describes the stage a product goes through from its introduction to market until its eventual decline and removal. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस डिफाइन करी जाती हैं कि एक प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम किस किस स्टेजेस से जाता है, किस किस स्टेजेस पर जाता है, और लास्ट में जब वो रिमूव होता है तो किस तरीके से वो जाता है। Understanding the PLC help company devise appropriate marketing strategy for each stage to maximize the product profitability and longevity. PLC को समझकर कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकती हैं कि हर स्टेज पर हमें कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करना है जिससे हम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें और उसकी लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकें। ठीक है। स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं पीएलसी के अंदर, पहली आती है इंट्रोडक्शन स्टेज। दिस इज द फेज वेयर द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, सेल्स ग्रो स्लोली एज द मार्केट इज स्टिल बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। पहली स्टेज होती है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करा जाता है। इस टाइम पर जो आपकी सेल्स होती है वो स्लो होती है क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को अभी पता नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसकी, सबसे पहले सेल्स का वॉल्यूम लो होता है, ज़्यादा कॉस्ट होती है क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और मार्केटिंग में, लिमिटेड कंपटीशन होता है, और आप बिल्डिंग करने पर और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करने में फोकस कर रहे होते हो। मार्केट स्ट्रेटेजी आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट पेंट्रेशन का यूज़ करना होता है, मतलब आपको इसके अंदर आप क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की प्रमोशन, डिस्काउंट और इंट्रोडक्शनरी ऑफर्स का यूज करते हैं। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर और बेनिफिट के बारे में लोगों को बताएं जिससे क्या हो, आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट लगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, मतलब एक आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल और एक्सेसिबल हो जाए। फिर आप प्राइसिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब प्राइस स्कीमिंग कर सकते हैं, मतलब हाई प्राइस रख सकते हैं जिससे आप क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी अपनी जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है उसे रिकवर कर लें, और उसके बाद आप प्राइसेस को लो कर सकते हैं जिससे लार्ज कस्टमर बेस अट्रैक्ट हो सके। ठीक है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी ग्रोथ स्टेज। इन दिस स्टेज सेल बिगिन टू इंक्रीज रैपिडली एज द प्रोडक्ट गेन एक्सेप्टेंस एंड मोर कंज्यूमर बिकम अवेयर ऑफ इट। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि लोगों ने आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है और आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर हो जाते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, इससे सेल्स की ग्रोथ होती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, दूसरी कंपनीज भी मार्केट में आ जाती हैं क्योंकि तब तक
इसके अलावा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाती है। इस टाइम पर आपका जो मेन फोकस होता है वो ब्रांड डिफरेंशिएशन पर होता है और मार्केट शेयर क्रिएट करने में आपका फोकस होता है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन-कौन सी यूज़ कर सकते हैं? प्रोडक्ट एनहांसमेंट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट में नए-नए फीचर्स ला सकते हैं, नए-नए वेरिएशंस ला सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट रहे। प्रमोशन का आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट के जो-जो बेनिफिट हैं और पॉजिटिव एट्रीब्यूट हैं, उन्हें हाइलाइट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर सकते हैं, मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुँचे। प्राइसिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं कंपटीशन के बेसिस पर, जिससे आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो और आपका कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। थर्ड स्टेज आती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है, सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन एज प्रोडक्ट रीचेज द पीक मार्केट सैचुरेशन, कंपटीशन इज इंटेंस एंड द मार्केट बिकम मोर स्टेबल। ये कौन सी स्टेज होती है, जब आपकी सेल्स थोड़ी कम हो जाती हैं क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुका होता है, मतलब जितने ऑडियंस तक उसे पहुंचना होता है सबके पास तक वो पहुंच चुका होता है। इस टाइम पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट इस टाइम पर स्टेबल हो चुकी होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, सेल्स का वॉल्यूम हाई रहता है लेकिन सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही होती है, कंपटीशन बढ़ चुका होता है, प्राइस प्रेशर होता है। आप इस टाइम पर मार्केट शेयर को और प्रोडक्ट की लाइफ को एक्सटेंड करने पर फोकस करते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन-कौन सी यूज़ करते हो आप? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट है वो आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट रहे। प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज का यूज़ करते हो, मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम्स, डिस्काउंट, इंसेंटिव प्रोवाइड करवाते हो, जिससे आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो रिटेन रहे और नए कस्टमर भी अट्रैक्ट हों। डिस्ट्रीब्यूशन का आप यूज़ करते हो, मतलब आप जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसे ऑप्टिमाइजली, एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज़ करते हो। प्राइसिंग में आप क्या करते हो, अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस को इस तरीके से सेट करते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे आपका प्राइस कम रहे, जिससे आपका मार्केट शेयर बना रहे। लास्ट स्टेज आती है आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज, जहां पर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट टू डिक्लाइन एज द प्रोडक्ट फेसेस ऑब्सोलेंस और लॉस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। ये वो स्टेज होती है जब जो प्रोडक्ट की सेल होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से? या तो कंज्यूमर का अब इंटरेस्ट नहीं रहा उस प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट में ऑब्सोलेंस आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं? सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही होती है, पोटेंशियल कस्टमर डिसकंटिन्यूएशन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब नहीं बिक रहा होता है, इसलिए आप प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे भी डिसकंटिन्यू करते जाते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में क्या-क्या होती हैं? प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मतलब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को रिवैम्प करना है, फेस आउट करना है या कंटिन्यू करना है डिक्रीजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स में। कॉस्ट को आप मैनेज करने की कोशिश करते हो, जिससे आपकी जितनी एक्चुअल कॉस्ट है वो तो कवर होती ही रहे। नीश मार्केटिंग को आप टारगेट करना शुरू करते हो और एग्जिट स्ट्रेटेजी तैयार करना शुरू कर देते हो कि किस तरीके से हमें इस प्रोडक्ट को बंद करना है, ठीक है? अब ये आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई है स्टेजेस के हिसाब से। वैसे तो मैंने आपको ऊपर सारी बता दी है स्टेजेस वाइज, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में आप क्या करते हो? आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट करना और डिमांड को बढ़ाना है। इसके लिए आप कैंपेन लॉन्च करते हो, सैम्पलिंग एंड ट्रायल का यूज़ करते हो, पब्लिक रिलेशंस में एंगेज होते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप एंगेज होते हो। फिर आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर आपको मार्केट शेयर बिल्ड करना होता है और ब्रांड पोजीशन बनाने होते हैं। इसके लिए आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाते हो, एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करते हो, प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस लाते हो और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स को हाईलाइट करते हो। फिर मैच्योरिटी स्टेज में आप क्या करते हो? आपको मार्केट शेयर डिफेंड करना होता है और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो इसके लिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हो, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज एफिशिएंट करते हो, नई मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर करते हो और प्राइस प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का यूज करते हो। और लास्ट होता है डिक्लाइनिंग स्टेज। उसमें आपको क्या करना होता है? एफिशिएंटली तरीके से डिक्लाइन को मैनेज करना होता है और प्रॉफिट को बनाए रखना होता है। इसके लिए आप क्या करते हो? प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग का यूज करते हो, डिसकंटिन्यू को ध्यान में रखते हो और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को कम से कम करते हो, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा इस यूनिट में और कुछ भी नहीं है, जितना भी कंसेप्ट था सारा आपको कवर करवा दिया। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।